हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो राजन राज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता है, आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। पिछले क्लासेज में हमने पेज 88 तक कंप्लीट किया था अपना। आज पेज 89 है। इसमें इसको क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, ये अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है 72 यूपीएससी, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी के हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ किया है। आगे आते हैं हम लोग। आर्थिक परिस्थितियाँ। अगर आर्थिक परिस्थितियों को नज़र डालें तो समीक्षा में जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 अभी आई है, उसमें घरेलू मांग में मजबूती के साथ साथ निवेश गतिविधियों और इन स्थितियों में सुधार का उल्लेख है। ध्यान रहे कि क्वेश्चन अब पहले जैसे नहीं आते हैं, सेंटेंस बेस्ड आते हैं और इसमें ऐसे सेंटेंसेस को यूज किया जाता है जहां से आपके कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। ध्यान रहे अपने कंसेप्ट को हमेशा क्लियर कटर रखें। इस समीक्षा में घरेलू मांग में मजबूती के साथ साथ निवेश गतिविधियों और ऋण स्थितियों में सुधार का उल्लेख है। इस बात को नोट कर लें। अगला है जोखिम परिदृश्य। जोखिम क्या है? ये तो आर्थिक परिस्थिति जोखिम परिदृश्य में है कि समीक्षा ने चेताया है, जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 है, उसने चेताया है कि वैश्विक अनिश्चितताएं एवं बाहरी झटके आर्थिक वृद्धि के लिए प्रमुख जोखिम हो सकते हैं। ध्यान रहे कि अभी विश्व युद्ध के झोंके में है और युद्ध को लेकर के बहुत सारे देश अभी संकट से गुजर रहे हैं। इसमें भारत भी से अछूता नहीं है। तो इसलिए समीक्षा ने चेताया है, इसकी बात की चेतावनी दी है कि वैश्विक अनिश्चितताएं एवं बाहरी झटके आर्थिक वृद्धि के लिए प्रमुख जोखिम हो सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि अभी हमने जो आंकड़ा रखा है कि 6.8 से 7.2 तक हम आने वाले वर्षों में जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य जो रखा है, इसमें कम हो सकते हैं अगर परिस्थितियाँ ज़्यादा गंभीर होती हैं तो। आगे आते हैं राजकोषीय घाटा। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अभी देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी राजकोषीय घाटा होता है वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जाता है। अगर वर्ष वाइज देखें, वर्ष वार देखें, तो हम देखते हैं कि 2022-23 में यह 6.5% था राजकोषीय घाटा। अभी 2023-24 में 5.5 हुआ, मतलब कि 1% की कमी हुई। आगे अगले वर्ष में 24-25 में 4.8%, और अभी जो फ़िलहाल 25-26 जो वर्ष बीता है हाल में, यह 2025-26 इसमें 4.4% रहने की संभावना भी है। आगे के देखें तो जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर जो प्रतिशत में है, जीडीपी वृद्धि दर 2022-23 में 7.6 रहा, 2023-24 में 9.2 रहा। बहुत अच्छा सुधार रहा है यहाँ पे 23-24 में। 24-25 में 6.5 रहा, मतलब जीडीपी वृद्धि दर, और 25-26 में 7.4% रहने का अनुमान है। और आने वाले जो वर्ष है 2026-27 में इसमें 6.8 to 7.2 रहने का अनुमान है, क्योंकि अभी वैश्विक स्थिति जोखिम भरा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 90 राजन राज इंस्टीट्यूट। इसमें आज पॉइंट 60 पे चलते हैं। पिछला जो पॉइंट था 59 था। 60 में उल्लेख है कि भारत में प्रतिशत निवल राष्ट्रीय आय, जो प्रतिशत निवल राष्ट्रीय आय है वह रुपया लाख में है, यानी प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है। भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय जो है रुपया लाख में अभी चालू कीमतों पर इसे आंका गया है। इसे देखें तो 2022-23 में यह 1.69 लाख रुपया लाख में था, और 23-24 में थोड़ा सा सुधार इसमें देखते हैं कि 1.89 लाख रुपया हुआ। 24-25 नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट में 2.05 और 25-26 में 2.20 होने की संभावना है। ये आंकड़ा बता रहा है कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ रही है। ये अलग बात है दोस्तों, साथियों, कि
गरीबी अभी गई नहीं है। अभी भी 140 करोड़ जनता में 142 करोड़ जनता में हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ को अगर सब्सिडी वाली अनाज देना पड़ रहा है तो हम कहीं ना कहीं अभी विचार करना चाहिए हमें कि हम कितने सक्सेस हैं। फिर भी ये भारत सरकार का आंकड़ा है, इसे एग्ज़ाम के भी उसे याद रखें। आगे आते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा ध्यान रखें। 2022-23 में यह $578 बिलियन डॉलर था, जो 23-24 में बढ़ कर के $646 बिलियन हो गया। अब 24-25 में यह $668 बिलियन में रहा, और नेक्स्ट 2025-26 में 7.701 यानी 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार हो गया, 701 हो गया। 701 का आंकड़ा पार करना तो अच्छी बात है ही, लेकिन इसके साथ इसको बनाए रखना और इसे और आगे बढ़ते रहना, ये हमारी सफलता रहेगी। आगे देखते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में 2021-22 में जो भी डाटा हो मिलियन टन में ध्यान रखिएगा। 2021-22 में 315.6 मिलियन टन, 22-23 में 329.7 मिलियन टन, 23-24 में 332.3 मिलियन टन, और 2024-25 में 357.5 मिलियन टन। आंकड़ा बता रहा है कि हम प्रतिवर्ष अपने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किए जा रहे हैं। अगला पेज नंबर 91 रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर 91 में पॉइंट नंबर 61। इस समीक्षा नहीं आती। समीक्षा 2025-26 के अनुसार वैश्विक व्यापार में भारत की निरंतर उभरती भूमिका उसके वैश्विक वस्तुगत निर्यात और वाणिज्यिक सेवा निर्यात दोनों में बढ़ती साझेदारी से स्पष्ट होती है। वैश्विक व्यापार में भारत की निरंतर बढ़ती भूमिका उसके वैश्विक वस्तुगत निर्यात और वाणिज्यिक सेवा निर्यात दोनों में बढ़ती साझेदारी से स्पष्ट होती है। कैलेंडर वर्ष 2005 से कैलेंडर वर्ष 2024 तक नज़र डालें तो इसमें हम पाते हैं कि भारत की जो वैश्विक वस्तुगत निर्यात में साझेदारी है लगभग दोगुनी होने जा रही है। पहले हम 1% भागीदारी रखते थे, अब 1.8 यानी 2% के आसपास पहुंचने वाले हैं। वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात, ये तो वस्तुगत निर्यात था, ध्यान रहे। और सेवा निर्यात में देखें तो वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की साझेदारी 2.0 से 4.3% हो गई है। मतलब कि सेवा निर्यात में हम अच्छी वृद्धि दर्शा रहे हैं। साथ ही साझेदारी और व्यापार किए जाने वाले उत्पादों की श्रेणी में भी विविधता लाई है भारत सरकार ने। आगे देखते हैं पॉइंट 62 पेज नंबर 92 में भारत का वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात और कुल निर्यात का विवरण। आगे देखते हैं। चलिए कुल निर्यात और कुल आयात के विवरण होना चाहिए था। आगे देखते हैं। 6.1 वार्षिक वृद्धि के साथ $825.3 अरब यह निर्यात रहा। इसमें वार्षिक वृद्धि सेवाओं के निर्यात में 13.6% रहा, जिससे यह आंकड़ा यहाँ तक पहुँचा। आगे देखते हैं कि 7.4% वार्षिक वृद्धि के साथ $919.9 अरब रहा, और ये आयात है। ध्यान रखें, ये निर्यात था पहला और दूसरा आयात है। इस तरह हम देखते हैं कि 2024-25 में कुल व्यापार घाटा से मतलब है कि $909.9 में से आप घटाएंगे $825.3 और ये निकलेगा 2024-25 का कुल व्यापार घाटा, जो कि $94.7 अरब हो रहा है। यह सेवा व्यापार में अधिशेष ने वस्तु व्यापार के घाटे को कम किया है। ध्यान है, क्योंकि सेवा व्यापार में जो निर्यात अधिशेष रहा, इसने वस्तु व्यापार के घाटे को थोड़ा कम किया। आगे है पॉइंट 63 में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार मूल्य के आधार पर भारत विश्व का
सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। बहुत अच्छा। अब आप कहेंगे पहला कौन सा है, तो पहला चीन है। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हम नंबर 2 पे हैं वहाँ पहले स्थान पर चीन रहेगा। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार मूल्य के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। आगे का आंकड़ा जान के आपको थोड़ी विडम्बना होगी, इसलिए अब जानना चाहिए आपको। आगे देखते हैं कि पेज नंबर 93 बता रहा है कि वैश्विक कृषि निर्यात में देश की साझेदारी, उत्पादन में हम सेकंड हैं, द्वितीय स्थान है, लेकिन निर्यात में साझेदारी वर्ष 2000 में 1.1% से बढ़कर वर्ष 2024 में केवल 2.2% तक हम पहुँचे, या निर्यात के मामले में बहुत पीछे हैं। उत्पादन मूल्य और निर्यात प्रदर्शन के बीच यह अंतर कृषि उत्पादों के व्यापार के विस्तार की बड़ी अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है। हम उत्पादन तो कर रहे हैं अच्छा, लेकिन हम उपभोग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, निर्यात की तरफ उतना हमारी क्षमता विकसित नहीं हो पा रही। आगे देखते हैं कि समीक्षा के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2025 के अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के दौरान सेवा निर्यात में 6.5% की वृद्धि हुई है और यह $340 अरब तक पहुंच चुका है, केवल सेवा निर्यात। आगे देखते हैं कि वहीं सेवा आयात में 1.5% की वृद्धि होकर के यह $152.2 अरब है। अतः सेवा व्यापार में अधिशेष रहा हमारा $151.7 अरब। यह अच्छी बात है, कहीं ना कहीं तो आगे होना चाहिए। आगे देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हिसाब से जो कुछ पॉइंट्स अभी चर्चा में हैं, उनके हिसाब से मैंने इनको नोट किया है। आगे देखते हैं 64 नंबर पॉइंट पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये क्रायोजेनिक इंजन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, यहाँ से प्रीलिम और मेंस दोनों प्रश्न आते हैं। क्रायोजेनिक इंजन यानी क्रायो या क्रायोजेनिक, यह एक ग्रीक शब्द है, ध्यान रखें। ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है हिमांक ताप को उत्पन्न करना। हिमांक ताप से परिचित होंगे, 0 से नीचे वाले ताप होते हैं ये। आधुनिक प्रौद्योगिकी में -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर संचालित गतिविधियों को क्रायोजेनिक कही जाती है। यह एक डाटा है, इसका ध्यान रखें। हाल के दिनों में इस तकनीक के बहुआयामी उपयोग सामने आ रहे हैं। बहुत सारे उपयोग हैं इसके, मैं थोड़े से उपयोग आपको बता रहा हूँ। क्रायोजेनिक तकनीक पर आधारित विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र उभरे हैं, जैसे इसमें कुछ प्रमुख है क्रायोबायोलॉजी। इसके अंतर्गत सजीवों पर निम्न ताप के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक चिकित्सा के तहत यह एक उभरता हुआ चिकित्सा की तकनीक है। क्रायोजेनिक चिकित्सा के अंतर्गत मानव तथा साथ ही जंतुओं में भी भविष्य में उत्पन्न अलग अलग परिस्थिति में संघर्ष करने की क्षमता का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रहे कि आने वाले समय में कब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए या कब आइस एज आ जाए, इस बात की कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये जो जलवायु परिवर्तन है इसको लेकर के ऐसा माना जाता है कि जब जिस भी जीव में, जिस भी जंतु में अलग अलग तापमान में संघर्ष करने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, वहीं जीव आगे सर्वाइव कर पाएगा। इसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। क्रायो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं कि हाल के समय में इस तकनीक पर आधारित क्रायो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र उभर रहा है। इसके अंतर्गत अति निम्न ताप पर अति चालकता का अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। अति निम्न ताप पर अति चालकता, ध्यान रहे। अति चालकता में द्रव नाइट्रोजन का उपयोग अति चालकता से संबंधित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए होता है, जिस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता शून्य होती है। प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल तो नहीं होती, लेकिन लगभग शून्य जैसी हो जाती है। क्रायो स्टोरेज का नाम आपने सुना होगा, अभी बहुत अच्छा से यूज हो रहा है इसका भी। इस तकनीक का प्रयोग अब क्रायो स्टोरेज में भी किया जा रहा है, जिसमें क्रायोजेनिक गैस के उपयोग से बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखरखाव और परिवहन हो पाता है। यदि खाद्य पदार्थों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भेजना हो तो उसे लंबे समय तक के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्रायोजेनिक तकनीक बेहतर है। इसके अलावा क्रायोजेनिक खाद्य प्रसंस्करण भी अच्छी विकल्प है।
भंडारण के लिए क्रायोजेनिक, जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल ये है LNG का भंडारण, और उसका परिवहन भी क्रायो तापमान पर किया जा सकता है। आगे क्लासेज में हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर इस PDF की, इस नोट्स की आपको आवश्यकता हो, अगर इससे संबंधित और भी सारे नोट्स चाहिए जो आपको BPSC से संबंधित एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।